आज हम यशपाल के एक ऐसे उपन्यास दिव्या पर बात करने जा रहे हैं जो लिखा तो बहुत पहले गया था, लेकिन इसकी कहानी और इसके सवाल आज भी हमें बेचैन कर सकते हैं। हम्म। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस उपन्यास की कहानी और उसके पीछे छिपे गहरे विचारों की एक तरह से झलक देते हैं। जी। और हमारा मकसद है इस कहानी के जरिए ये समझना कि स्त्री की आज़ादी, उसका आत्मसम्मान और समाज के बनाए नियम कानूनों के बीच की टक्कर कितनी पुरानी और कितनी असली है। बिल्कुल। ये कहानी मौर्य काल की हो सकती है, पर लगता है जैसे ये हमारे आज के समाज का ही आईना हो। बिल्कुल, और आपने जो मौर्य काल का जिक्र किया वो बहुत जरूरी है। हाँ। ये कहानी का पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। हाँ। ये उस दौर की है जब मौर्य साम्राज्य अपने, कह सकते हैं, आखिरी दिनों में था। अच्छा, तो मतलब एक उथल पुथल का माहौल था। हाँ बिल्कुल, एक तरह से समाज में स्टेबिलिटी नहीं थी। हाँ। पुराने नियम टूट रहे थे, नए बन रहे थे। हाँ। और इसी बदलते हुए समाज के बीच दिव्या की कहानी पनपती है। तो उसके संघर्ष को उस समय के हिसाब से देखना पड़ेगा। जी, उसके हर संघर्ष को, उसके हर फैसले को हमें उसी दौर की कसौटी पर कसकर देखना होगा, तभी हम उसकी हिम्मत और उसकी तकलीफ की गहराई को समझ पाएंगे। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। दिव्या कोई मतलब आम लड़की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ब्राह्मण परिवार से है, यानी समाज के सबसे ऊंचे तबके से। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो खूबसूरत है, बुद्धिमान है और सबसे बड़ी बात, पढ़ी लिखी है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उस जमाने के हिसाब से देखें तो उसके पास एक शानदार और सम्मानित जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था। सब कुछ था। वो कोई बेचारी या लाचार किरदार नहीं है, बल्कि एक मजबूत शख्सियत के तौर पर हमारे सामने आती है। और शायद यही चीज, यानी उसका पढ़ा लिखा होना और सोचना समझना, उसके लिए एक दोधारी तलवार बन जाता है। अच्छा। एक तरफ तो ये उसकी ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ यही उसे समाज की बनाई लकीरों पर चलने से रोकता है। मतलब वो सवाल करती है। हाँ, वो सवाल करती है, वो अपने फैसले खुद लेना चाहती है। उसकी यही सोच उसे उस रास्ते पर ले जाती है जिसे उस समय का समाज विद्रोह मानता था। और ये विद्रोह बहुत जल्दी ही एक बड़े कदम की शक्ल ले लेता है। कहानी में पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब वो अपने प्रेमी मार्कंडेय के साथ घर से भाग जाती है। जरा सोचिए, आज के समय में भी ये कितना बड़ा फैसला माना जाता है। उस दौर में तो ये एक तरह से अपने परिवार और पूरे समाज के खिलाफ जंग का ऐलान था। हाँ, जंग का ऐलान करने जैसा था। ये सिर्फ प्यार के लिए उठाया गया कदम नहीं था, ये अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की पहली कोशिश थी। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, कोशिश। ये अपनी आजादी को हासिल करने का, अपनी दुनिया खुद बनाने का उसका पहला और शायद सबसे मासूम प्रयास था। मासूम, हाँ। वो किसी और के तय किए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहती थी। लेकिन यही कहानी एक बहुत कड़वा मोड़ लेती है। जिस आजादी के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देती है, वहीं उसे पहला और सबसे गहरा धोखा मिलता है। हाँ, उसका प्रेमी मार्कंडेय उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़ देता है। ये पढ़ते हुए भी एक झटका सा लगता है। बिल्कुल। जिस इंसान के लिए दिव्या ने अपना घर, अपनी इज्जत, अपना भविष्य, सब कुछ छोड़ दिया, वही इंसान उसे धोखा दे देता है। और ये सिर्फ दिल टूटना नहीं था, जैसा आपने कहा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये उसके पूरे वजूद पर एक हमला था। उसका विश्वास टूटकर बिखर गया। और हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत धोखा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक धोखे ने दिव्या को सामाजिक सुरक्षा के घेरे से बाहर फेंक दिया, जो उसे एक ब्राह्मण पिता की बेटी होने के नाते मिला हुआ था। एग्जैक्टली। जब तक वो घर में थी, समाज उसकी इज्जत करता था। हाँ। लेकिन जैसे ही वो अकेली और बिना किसी पुरुष के संरक्षण के रह गई, वो समाज के लिए एक आसान शिकार बन गई, एक वस्तु की तरह। बिल्कुल। मार्कंडे का धोखा उसे उस क्रूर दुनिया के सामने ला खड़ा करता है जहां एक अकेली औरत की कोई कीमत नहीं थी। यहीं से उसकी असली अग्नि परीक्षा शुरू होती है। और ये परीक्षा कितनी भयानक है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। प्रेमी के धोखे के बाद दिव्या की जिंदगी पलट जाती है पूरी तरह से। वह सम्मानित ब्राह्मण कन्या से सीधे एक गुलाम बन जाती है। स्रोत में साफ लिखा है कि उसे खरीदा और बेचा जाता है और उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। एक पल के लिए रुककर यह सोचना भी कितना मुश्किल है। जी। एक लड़की जो ज्ञान और सम्मान के माहौल में पली बढ़ी, उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। यह सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं, ये तो किसी की आत्मा को कुचलने जैसा है। हाँ। और यही उस समाज का सबसे क्रूर और दोगला चेहरा है। दोगला चेहरा, सही कहा। जो समाज एक तरफ स्त्री को देवी कहता है, पूजा करता है, वही समाज एक अकेली और बेसहारा स्त्री को अपनी संपत्ति समझता है। उसे नोचने खसूटने में एक पल भी नहीं सोचता। दिव्या का गुलाम बनना और बेश्या बनना
उस समाज की इसी सच्चाई को नंगा करता है। जब तक स्त्री किसी पुरुष के संरक्षण में है वह इज्जतदार है, और जैसी अकेली हुई वो एक चीज बन जाती है। इस भयानक दौर में दिव्या का संघर्ष सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, बल्कि अपनी पहचान को, अपने अंदर के इंसान को बचाए रखने का था। स्रोत में एक लाइन है जो दिल दहला देती है। गुलामी के दौर में वो अनेक संघर्षों से गुजरती है, शारीरिक और मानसिक शोषण सहती है। जी। इतना सब कुछ सहने के बाद तो किसी भी इंसान की हिम्मत जवाब दे देगी। कई बार लगता है कि शायद उसने हार मान ली होगी, बस एक जिंदा लाश की तरह जी रही होगी। स्वाभाविक है ऐसा सोचना। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने अपमान और दर्द के बाद भी वो पूरी तरह से टूटती क्यों नहीं? क्या चीज थी जो उसे अंदर से जिंदा रखे हुए थी? ये कैसे मुमकिन हुआ? और आपका ये सवाल ही इस उपन्यास का दिल है। अच्छा। यहीं पर यशपाल का लेखक के तौर पर कमाल दिखता है। स्रोत में एक बहुत ताकतवर लाइन है, लेकिन दिव्या हार नहीं मानती। वो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ती है। आत्मसम्मान। हाँ, इस बात को गहराई से समझना होगा। बाहरी दुनिया, समाज और मर्द उसके शरीर को गुलाम बना सकते थे, उसका शोषण कर सकते थे, लेकिन वे दिव्या की आत्मा तक नहीं पहुंच पाए। मतलब वो उसके मन पर कब्जा नहीं कर पाए। बिल्कुल। उसके अंदर कुछ था जिसे वे छू नहीं सकते थे, और वो था उसका आत्मसम्मान। मतलब गुलामी और वेश्यावृत्ति के उस अंधेरे में भी उसके अंदर एक हिस्सा था जो आजाद था, जो सिर्फ उसका अपना था। बिल्कुल। ये एक तरह का भीतरी प्रतिरोध था, एक साइलेंट रेजिस्टेंस। वो जानती थी कि उसकी असलियत वो नहीं है जो लोग उसके साथ कर रहे हैं। उसकी पहचान एक गुलाम या वेश्या नहीं है। वो अपनी पहचान को पकड़ कर रखती है। हाँ, उसके अंदर वो पढ़ी लिखी स्वाभिमानी दिव्या अभी भी जिंदा थी, जो मानती थी कि उसका मूल्य समाज के दिए हुए इन तमगों से कहीं ज्यादा है। तो शारीरिक रूप से वो बंदी थी, पर मानसिक रूप से आजाद कह सकते हैं। वो शारीरिक तौर पर शायद हार चुकी थी, लेकिन मानसिक तौर पर उसने हार नहीं मानी थी। और यही भीतरी ताकत उसे एक लाचार पीड़िता से एक सर्वाइवर, एक योद्धा बनाती है। तो दिव्या का ये सफर धोखे से शुरू होकर शोषण की अंधेरी खाई से गुजरता है, और फिर भी वो अपना आत्मसम्मान नहीं खोती। जी। ये कहानी सिर्फ एक औरत के दुख दर्द की दास्तान तो नहीं हो सकती। मुझे लगता है यशपाल का इरादा कुछ और गहरा रहा होगा। वो इस कहानी के जरिए समाज के बारे में क्या कहना चाहते थे? बिल्कुल सही। ये कहानी एक आईना है जो पूरे समाज को उसका असली चेहरा दिखाती है। कैसे? अगर आप दिव्या के सफर को देखें तो समाज उसे हमेशा किसी न किसी खांचे में, किसी बॉक्स में फिट करने की कोशिश करता है। अच्छा। पहले वो एक बेटी थी, फिर उसे एक प्रेमिका बनी, फिर उसे गुलाम और वेश्या बना दिया गया। हर मोड़ पर उसकी पहचान किसी और से जुड़ी हुई है या उसकी उपयोगिता से जुड़ी हुई है। मतलब उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है समाज की नजर में। है ही नहीं। समाज उसे कभी भी सिर्फ दिव्या के रूप में एक आजाद इंसान के तौर पर देख ही नहीं पाता। तो असल लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि इस पूरी मानसिकता से है जो औरत को एक वस्तु की तरह देखती है। एग्जैक्टली। उसे हमेशा किसी न किसी रिश्ते या जरूरत के खांचे में बांध कर रखना चाहती है। एग्जैक्टली। और यही यशपाल का सबसे बड़ा प्रहार है, उस मानसिकता पर जो औरत को कभी एक स्वतंत्र व्यक्ति का दर्जा नहीं देना चाहती। और ये आज भी कितना सच लगता है। यही तो बात है। ये उपन्यास आज भी उतना ही जरूरी लगता है, क्योंकि भले ही समाज बदल गया हो, लेकिन औरत को ऑब्जेक्टिफाई करने की, उसे किसी न किसी दायरे में कैद करने की ये सोच आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। इसीलिए दिव्या सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं रह जाती, ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हर दौर के लोगों को अपनी सी लगती है। कहानी का अंत भी बहुत सोचने पर मजबूर करता है। जी, बहुत। इतने संघर्षों के बाद वो किसी पुरुष से शादी करके या किसी का सहारा लेकर एक सामान्य जिंदगी में नहीं लौटती। नहीं। स्रोत बताता है कि वो सन्यासी बन जाती है और समाज को एक नए नजरिए से देखने लगती है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक तरह से हार मान लेना है। ये एक कॉमन रिएक्शन है। हाँ, कि समाज से लड़ते लड़ते थक कर दुनिया ही छोड़ दी। क्या ये एक तरह का पलायन नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और कई लोग ऐसे सोचते भी हैं। लेकिन अगर हम दिव्या के पूरे सफर को देखें तो ये अंध हार नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत है। जीत? वो कैसे? जरा सोचिए, उसके पास विकल्प क्या थे? किसी से शादी करके फिर से पत्नी की भूमिका में बंध जाना। समाज उसे और कौन सी भूमिका देने को तैयार था? सही बात है। दिव्या इन सभी भूमिकाओं को, सभी लेबल्स को खारिज कर देती है। न बेटी, न प्रेमिका, न पत्नी, न वेश्या। अच्छा, तो वो समाज के दिए गए सारे विकल्पों को ही ठुकरा देती है। हाँ, और अपना एक तीसरा रास्ता बनाती है। सन्यासी बनकर वो समाज के बनाए हुए खेल के नियमों से ही बाहर हो जाती है। खेल के नियमों से बाहर?
ये दिलचस्प है। अब वो किसी की संपत्ति नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी है। ये पारंपरिक भूमिकाओं से पूरी तरह आजाद होने का प्रतीक है। तो ये एक तरह का अल्टीमेट विद्रोह है। बिल्कुल, ये कोई आध्यात्मिक पलायन नहीं है, बल्कि ये एक बौद्धिक और सामाजिक विद्रोह का चरम है। वो अब समाज को एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से देख सकती है, उसके पाखंड को समझ सकती है। ये उसकी आज़ादी की अंतिम घोषणा है। वाह, इस नजरिए से देखें तो ये अंत बहुत शक्तिशाली लगता है। ये हार नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को अपनी शर्तों पर परिभाषित करना है। जी। तो आज हमने देखा कि दिव्या उपन्यास सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। ये एक ब्राह्मण लड़की के प्रेम, धोखे और भयानक शोषण से गुजरकर अपने आत्मसम्मान को बचाने की एक असाधारण लड़ाई है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, इंसान की भीतरी ताकत उसे टूटने से बचा सकती है। और दिव्या का सन्यासी बनने का फैसला हमारे लिए एक बहुत जरूरी और शायद कुछ बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या? हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस दौर के समाज में एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र स्त्री के लिए इज्जत से जीने का यही एकमात्र रास्ता बचा था? क्या सच्ची आजादी पाने के लिए समाज के ढांचे से पूरी तरह बाहर निकलना ही जरूरी था? हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने समाज और उसमें स्त्री के स्थान के बारे में आज भी सोचने पर मजबूर करता है।